कोई ऐसा अपराध है जो संगठित अपराध की श्रेणी का है और अगर उसमें एक्टिविटी 1 जुलाई के बाद तक कंटिन्यू कर रही है तब उस पर यह लागू हो जाएगा। अगर दोनों एक्टिविटी पहले की है, चालान पहले ही पेश किए जा चुके हैं, तो वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आप देखें धारा 113 भारतीय न्याय संहिता की जो टेररिस्ट एक्ट उसको शामिल करता है और ये हूबहू वही है जो धारा 15 में दी हुई है यूएपीए की। यूएपीए की धारा 15 अनलॉफुल प्रिवेंशन ऑफ एक्टिविटी, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 का जो कानून है और ये जो नया कानून है धारा 113 में, दोनों हूबहू हैं, कोई बदलाव नहीं है। छोटा माइनर चेंज है, उसमें वैल्यू नहीं है। यहाँ पर जो बहुत बड़ा बदलाव क्या है, यहां पर एक एक्सप्लेनेशन जोड़ दिया गया और वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, राजस्थान पुलिस के काफी वास्ट एक्सपीरियंस है। इस चीज को अगर समझे कि इससे क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो इस एक्सप्लेनेशन के माध्यम से ये कहा गया है कि ये एसपी रैंक ऑफिसर या उससे अबव रैंक ऑफिसर ये डिसाइड कर सकता है कि किसी भी व्यक्ति पे धारा 15 यूएपीए पे कानून केस दर्ज किया जाए या 113 भारतीय न्याय संहिता पे दर्ज किया जाए। अब पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती है, इसमें लगता है ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव तो हुआ नहीं होगा, लेकिन मैं बताता हूं बदलाव इससे दिक्कत क्या आएगी। जो यूएपीए है, यूएपीए में अलग प्रोसीजर चलता है, उसमें सैंक्शन लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तभी प्रोसिक्यूशन होगा। यहां पे 113 में सैंक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। तो पहला प्रोसीजरल जो डिफरेंस है ये है। 3 और बड़े प्रोसीजरल डिफरेंस क्या है, वहां यूएपीए में पुलिस कस्टडी 30 दिन की है, यहां 15 दिन की है। वहां पे टोटल पीरियड ऑफ कस्टडी 180 दिन हो सकती है, यहां पे 90 दिन की है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नॉन बेलेबल ऑफेंस में कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता है कि कोई अपराध संगठित अपराध है, टेररिस्ट एक्ट है, मर्डर है, रेप है, डकैती है या क्या है। वो कहता है हर नॉन बेलेबल ऑफेंस में एक ही स्टैंडर्ड लागू होगा बेल देने के मामले में। यूएपीए में ट्विन कंडीशन है बेल देने के लिए और इसलिए यूएपीए में बेल इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कहा जाता है। तो ये सारी चीजें कब होंगी, जब उस व्यक्ति पे धारा 15 लागू की जाएगी। ये सारी चीजें कब लागू नहीं होंगी, जब धारा 113 लागू होगी। तो कहीं ना कहीं प्रोसीजरल जो बेनिफिट्स हैं, सेफ गार्ड्स हैं, वो एक दूसरे से भिन्न है 113 और अगर 15 कंपेयर करें। और ये भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होता है। मैं ये कहता हूं हर बार क्योंकि आर्टिकल 14 क्या कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। तो 2 आदमी जिन्होंने सेम अपराध किया है उनको सेम ट्रीटमेंट की बात करता है आर्टिकल 14, जो यहाँ पे भिन्न होता हुआ दिखता है। तो ये भी एक इंटरप्रेशनल चैलेंज है आने वाले समय में। डिलीशन ऑफ 377 धारा 370 जो हटाई गई आईपीसी की, वो बिल्कुल एक वेलकम स्टेप था। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उसको खत्म किया नवतेज सिंह जौहर के केस में कि सेम सेक्स रिलेशनशिप क्रिमिनलाइज करना अब भारतवर्ष में खत्म हो गया था। ये माना गया कि हम उस समय को नहीं बिलोंग करते हैं जब ये माना गया था कि ये अननेचुरल है, क्योंकि ऑफेंस का टाइटल ही है अननेचुरल ऑफेंस। लेकिन अब उससे क्या हुआ, पूरी की पूरी धारा ही खत्म हो गई। अब पूरी धारा खत्म होने के बाद कई जगह से पुलिस के द्वारा ये तकलीफ हुई कि भाई खत्म क्या होना था, वॉलंटरी एक्ट खत्म क्या हो गया, साथ में इनवॉलंटरी एक्ट भी। तो अब अगर कोई 45 वर्ष का व्यक्ति किसी 23 साल के वयस्क पे इंपोज करता है अपने आप को, इनवॉलंटरी एक्ट सेक्सुअल एक्ट करता है, तो अब नए कानून में उसको जगह नहीं मिली है। तो अब ये जरूर बात आती है कि उसको फिर किस धारा में उसमें एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि अभी कोई धारा ही नहीं है। साथ ही साथ जो बेस्टियलिटी एक ऑफेंस हुआ करता था वो भी 377 का था, जिसमें कि ह्यूमन टू एनिमल की बात थी, वो भी खत्म हो गया क्योंकि 370 पूरी तरह से खत्म हो गई है। तो ये 2 मेजर जो एक तरह से छूट गए हैं, जिनको कि लाना चाहिए किसी न किसी स्तर पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 370 धारा हटने से अब एक तो इनवॉलंटरी सेक्सुअल एक्टिविटी बिटवीन 2 सेम सेक्स इंडिविजुअल्स और ह्यूमन टू एनिमल जो है, इन दोनों को ही कवर करने के लिए कोई भी धारा नहीं है भारतीय न्याय संहिता में। अगला प्रश्न जो है वो है राइट टू सेल्फ डिफेंस का। हम सबको पता है कि पूरा एक चैप्टर है, आईपीसी में भी था और भारतीय न्याय संहिता में भी है, जो राइट टू सेल्फ डिफेंस की बात करता है। उसमें देखिए बदलाव क्या हुआ, एक बहुत ही वेलकम स्टेप लिया गया नए कानून में कि अब महिलाओं और बच्चों संबंधी जो अपराध थे उनको एक नए चैप्टर में रखा गया, चैप्टर 5। पूरा का पूरा अपराध कहाँ आ गया, चैप्टर 5 में। पहले कहाँ थे ये अपराध, पहले ये अपराध ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी
चैप्टर 16 जो था आईपीसी का वहां थे। अब राइट टू सेल्फ डिफेंस दो ही तरह के अपराधों को ही कवर करता है। अगर आप पढ़ें उसकी ओपनिंग लाइन को, वो कहता है कि किसी व्यक्ति को अधिकार है संपत्ति की रक्षा का और ह्यूमन बॉडी के खिलाफ जो ऑफेंस है उनमें रक्षा करने का, चाहे खुद की हो चाहे दूसरे की। तो कहीं ना कहीं जब उसमें से ये सारे अपराध निकल गए महिलाओं और बच्चों संबंधित और एक नए चैप्टर में आ गए, तो क्या अब महिलाओं और बच्चों संबंधित अपराध में कोई व्यक्ति राइट टू सेल्फ डिफेंस का एक्सरसाइज कर सकता है कि नहीं? पहले तो कर सकता था क्योंकि उसी चैप्टर का पार्ट था, पर अब नया चैप्टर बन गया। तो ये भी एक कंफ्यूजन जो है नए कानून में है। क्रिमिनल लॉ के बारे में कहा जाता है कि क्रिमिनल लॉ सर्टेनिटी इज द की। लॉ जितना सर्टेन होगा उतना ही कम मिसयूज किया जाएगा। इसीलिए इस तरह की जो व्याख्या है कि एनी सिमिलर ग्राउंड, एनी सिमिलर एक्ट, इसको अवॉइड किया जाता है जनरली। पर दो जगहों पे इसका इस्तेमाल किया गया है। एक तो मॉब लिंचिंग का जो प्रोविजन है 103(2) में और 117(4) में, जहाँ ग्रीवियस हर्ट की बात करता है, गंभीर चोट पहुंचाने की बात करता है मॉब लिंचिंग से जुड़े हुए घटनाओं में। तो उन दोनों में एनी सिमिलर एक्ट भी लिखा गया है। तो वो कहीं ना कहीं वेक करता है उस डिफिनेशन को कि सिमिलर एक्ट क्या हो सकता है, क्योंकि बाकी जो चीज़ें उसमें लिखी गई हैं क्या उनसे जुड़ी हुई होनी चाहिए या उनसे इतर भी हो सकती हैं, ये चीज़ें हैं। ये आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, जितने भी लोग इस सभागार में बैठे हैं जो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए हैं। जो लास्ट में जो मैंने लिखा है इंटर से कन्फ्यूजन, दो कानूनों में आपसी विरोधाभास कैसे देखा जा सकता है, तो वो लास्ट पॉइंट में है। धारा 173(3) इसको जन्म देती है प्रारंभिक जांच को नए कानून। अब प्रारंभिक जांच ललिता कुमारी की जगह 173(3) पर धारा 173 कहता क्या है? ऐसे संज्ञेय अपराध जिसमें सजा 3 साल या उससे अधिक और 7 साल से कम की, उसी में ही कर सकते हैं प्रारंभिक जांच। कौन से ऑफेंस बाहर हो गए? ऐसे अपराध जो संज्ञेय तो है पर 7 साल से अधिक की सजा वाले हैं, 7 साल या उससे अधिक सजा वाले, या ऐसे अपराध जहां सजा 3 साल से कम की है, तो 2 साल की सजा वाले निकल गए बाहर, 7 साल या उससे ऊपर की बाहर निकल गए। किस अपराध में अब संज्ञेय अपराध में हो सकती है प्रारंभिक जांच? जहां सजा या तो 3 साल है या 5 साल है, क्योंकि 6 साल की सजा कोई अपराध कानून में है नहीं। मुश्किल क्या आई? मुश्किल दो फ्रंट पे आई इससे। पहला फ्रंट क्या खुल गया? अगर आप पढ़ें तो जो पहले 304A हुआ करती थी, रैश और नेग्लिजेंट एक्ट से डेथ कॉज करने वाली बात, गैर इरादतन हत्या, उसमें क्या था आप देखिए, तो सजा थी 2 साल, सजा को बढ़ा कितना किया गया? नए कानून में 5 साल किया गया। पर डॉक्टर्स के लिए उस सजा को कम करके कितना कर दिया गया? 2 साल। जेकब मैथ्यू का केस है सुप्रीम कोर्ट का, ललिता कुमारी का केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कहा गया कि मेडिकल नेग्लिजेंस इज अ फिट केस फॉर कंडक्टिंग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। मेडिकल नेग्लिजेंस केस में एफआईआर तुरंत न दर्ज की जाए बल्कि प्रारंभिक जांच की जाए। और मेरे ख्याल से राजस्थान का एक मामला मैंने जब पढ़ा कि यहाँ एक महिला डॉक्टर ने सुसाइड कर ली क्योंकि 302 का मुकदमा दर्ज हो गया था। अब 304 छोड़िए, उसमें 302 का मुकदमा दर्ज था एंड शी कमिटेड सुसाइड। तो उसमें जेकब मैथ्यू भी ब्रीच किया गया, वायलेट किया गया, और ललिता कुमारी को वायलेट किया गया। अब नए कानून से दिक्कतें क्या आई आप देखिए। बाकियों के लिए सजा 5 साल, मेडिकल नेग्लिजेंस की केस में अगर डेथ होती है तो 2 साल की सजा। प्रारंभिक जांच किसमें कर सकते हैं आप? 3 से 5 साल की सजा में। तो इसका मतलब क्या है? लॉ ये कह रहा है कि अनिवार्य है एफआईआर दर्ज करना। तो एक तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर उधर जाएंगे आप तो सुप्रीम कोर्ट के उन 2 जजमेंट्स का वायलेशन होगा, नहीं जाएंगे तो कानून तो आपको कहता है कि प्रारंभिक जांच कर ही नहीं सकते उसमें। तो एक तो ये है। दूसरा उससे बड़ा जो आपके लिए भी है कि एक धारा हुआ करती थी आईपीसी की 166A, जिसमें 166A में C जोड़कर 2013 में निर्भया गैंगरेप के बाद ये कहा गया कि इन ये दिए हुए अपराधों में जो महिलाओं संबंधित थे, यदि कोई पुलिस ऑफिसर एफआईआर दर्ज करने से मना करता है तो उसको 6 महीने कम से कम और 2 साल तक की सजा दी जा सकती है। अगर आपको याद हो तो 166A(C) में था वो, अब वो 199 हो गया है नई कानून में। समस्या क्या आई? प्रारंभिक जांच किसमें कर सकते हैं आप? 3 से 5 साल वाली सजा में। उस 199 में 2 ऐसी धाराएं हैं महिलाओं संबंधी अपराध में जहां सजा 5 साल की। तो इसका मतलब ये है कि आपको कानून एक तरफ ये कह रहा है कि आप उसमें प्रारंभिक जांच कर सकते हैं, दूसरी तरफ दूसरा कानून ये कहता है कि अगर आपने एफआईआर दर्ज नहीं करी तो आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये एक इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट है कानून में, जिसको मुझे लगता है कि ये वो पॉइंट्स हैं जो कल को कोर्ट में हो सकता है आए। और मेरा तो ये सुझाव रहता है सभी पुलिस अधिकारियों को कि आप जब 199 पढ़ें तो ऐसे मसलों में जो दोनों अपराध हैं, वोयरिज्म का और यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स का, उसमें आप एफआईआर दर्ज करें, उसमें आप 173(3) की शरण में मत जाएं,
वरना दिक्कतें हो सकती हैं अगर 199 में उसको पढ़ा जाएगा तो। अब जो चैलेंजेस हैं, तो देखिए कानून ने बहुत अच्छा काम किया 0 FIR EFIR जोड़ के, पर मेरा अनुभव ये रहा है विभिन्न राज्यों में जाकर कि EFIR के संदर्भ में समस्याएं आ रही हैं, उनकी ट्रांसमिशन को लेके, उनके रजिस्ट्रेशन को लेके। 0 FIR को लेके भी ये समस्याएं देखने को मिलती हैं कि 0 FIR को अगर आपने दर्ज किया तो क्या दर्ज करने वाली पुलिस का ये दायित्व है कि उसका MLC करवाए अगर उसको लगता है, या अगर दर्ज करवाने वाला व्यक्ति जो है महिला है, रेप का अपराध है, तो क्या उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन मस्ट है, कौन करवाएगा, या 0 FIR करा के उसको फॉरवर्ड कर दे कंसर्न थाने में। तो इससे जुड़े हुए कई ऐसे अभी भी जो दिक्कतें हैं जिनमें काम चल रहा है, मुझे लगता है आने वाले समय में जरूर दूर हो जाएंगी। पर अभी वर्तमान में EFIR और 0 FIR को पूरी तरह से CCTNS जरूर है, CCTNS में मॉड्यूल भी आ गया है, पैच भी आ गया है, लेकिन ये प्राय देखा गया है कि अभी भी पूरी तरह से इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है, चाहे तो वो 0 FIR हो चाहे वो EFIR। साथ ही साथ जो मैंने बात करी इशुएंस ऑफ ई-समनिंग की, ये बात बिल्कुल है कि अब ई-समनिंग को पार्ट ऑफ प्रोसीजर बना दिया गया नए कानून में। मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों ने इसमें आगे बढ़कर इसको लागू भी किया, जमीन पर उतारा भी है। लेकिन अब एक स्टेप और आगे बढ़ने की बात यह है कि क्या हम पुलिस को इससे अलग कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब कानून में ही पुलिस स्टेशन और कोर्ट में एक रजिस्टर बनाने का प्रावधान किया गया है उस व्यक्ति विशेष की सारी डिटेल्स रखने का, मेल, ईमेल, फोन नंबर, तो क्यों ना डायरेक्ट सर्विस ऑफ समन हो कोर्ट से उस व्यक्ति विशेष को। पुलिस की जो भागीदारी उसको खत्म किया जाए, उसका कोई बहुत मतलब रहेगा नहीं अगर डिजिटल ही ट्रांसमिशन करना है उस समन्स का। मुझे लगता है कि जो अगला कदम होगा ICGS 2.0 होगा, वो यही होने वाला है कि किस तरह से इसको आप उसमें इंटीग्रेट करें कि पुलिस को उससे हम बाहर ले आ पाएँ इस दूसरे वाले में। मुख्य रूप से जो तीसरा बिंदु है इस स्लाइड का वो बड़ा कंसर्निंग है और उस पर कुछ मुझे लगता है कि विचार करने की बात है। तो दो चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया कि धारा 105 पहले दिन से लागू हो गई और आपके ऊपर ये बाध्यता है कि अब आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, पर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको पता भी होना चाहिए कि कोई अपराध है। आपने किसी गाड़ी को रोका, गाड़ी की तलाशी ली, उसमें से गांजा मिला नारकोटिक्स से, अब आपको पता नहीं था जब तक ये ट्रैप का केस नहीं है तो, या ऐसे ही चेक पोस्ट पे चेकिंग चल रही है, आपने खोला तो उसमें से आर्म्स मिले। अब ये रिकॉर्डिंग कब से शुरू होगी, कब खत्म होगी, क्योंकि इसमें लिखा है कि जो सीजन में वो बनेगा, महाजर बनेगा, उसमें साइन होगा विटनेस का, उसको भी रिकॉर्ड करिए। तो इसको लेके जो इम्पोर्टेंट जो कंसर्न यही है कि रिकॉर्डिंग की शुरुआत और अंत पहले तो ये है, और उसमें चिंताएं क्या हैं कि भाई नेट की कनेक्टिविटी है कि नहीं है, उसमें उस समय स्पेस है कि नहीं डिवाइस में उतना करने के लिए, बैंडविड्थ उतनी है कि नहीं, क्योंकि आपको रिकॉर्ड ही नहीं करना है, उसको ई-साक्ष्य ऐप पे अपलोड भी करना है। अब मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि ई-साक्ष्य ऐप कुछ समय पहले तो केवल 4-4 मिनट की रिकॉर्डिंग अपलोड हो रही थी, लेकिन लास्ट जो मीटिंग अभी हुई उसमें ये पता चला कि अब ई-साक्ष्य ऐप में लॉन्गर रिकॉर्डिंग्स कैन ऑल्सो बी अपलोडेड। तो आपने अगर इसको एक्सपीरियंस किया हो कि क्या अभी भी 4-4 मिनट की रिकॉर्डिंग ई-साक्ष्य ऐप पे अपलोड हो रही है, या उससे बड़ी रिकॉर्डिंग को भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो एक तो ये इशू है। दूसरा ये है कि अब आप देखिए ये एक दुधारी तलवार है टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी को जब आपको दिया गया एफिशिएंसी के लिए, तो डिफेंस भी बैठा हुआ है उसको यूज करने के लिए अपने पक्ष में। जितनी सावधानी से इसका प्रयोग किया जाएगा आपके द्वारा, डिफेंस के पास उतना ही कम चांस होगा इसको यूज करने का एज अ मीन्स ऑफ एक्विटल। क्यों? क्योंकि उसको क्या करना है, प्रोसिक्यूशन को तो रीजनेबल बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसका काम होता है, और डिफेंस काम क्या है, केवल एक डाउट क्रिएट करना। तो डाउट कहां से क्रिएट करेगा, आप यहीं से करेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे ही अपराधों में अनिवार्य किया गया है। तो आपने रिकॉर्डिंग करी, उसको अपलोड किया, तो रिकॉर्डिंग किस डिवाइस से हुई, डिवाइस जो था वो टेम्पर्ड तो नहीं है, थ्रू आउट उसकी चेन ऑफ कस्टडी इंटैक्ट रखी गई कि नहीं। क्यों? क्योंकि अब 193 जो धारा है 173 पहली वाली, उसमें ये भी एक रिपोर्ट के साथ जाएगा कि अगर चेन ऑफ कस्टडी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के केस में इंटैक्ट है कि नहीं, ये भी उसके साथ जाना जरूरी है। किस किस हाथों से वो डिवाइस होके गया है, टेम्परिंग के चांसेस कितने कम हुए हैं, ये सारी चीजें हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक मैं कहता हूँ चैलेंज या चुनौती है आपके सामने कि इस चीज को करने से ऐसा ना हो कि आने वाले समय में एक्विटल्स आर सोनली बेस्ड ऑन दिस रीजन कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्रिएट हुआ, जनरेट हुआ,
जिसमें कि रिकॉर्डिंग हुई, या तो रिकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं हुई, रिकॉर्डिंग में पूरा कवर नहीं किया गया शुरू से अंत तक, या रिकॉर्डिंग हुई तो लेकिन उसका प्रिजर्वेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से उसके ऊपर डाउट क्रिएट होता है कि ये टेम्पर्ड है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि एड्रेस करना ज़रूरी है आने वाले समय में। किस तरह से क्लाउड बेस्ड सिस्टम के द्वारा डिवाइस टू बी लिंक टू दैट क्लाउड और इंक्रिप्टेड डेटा में भी अपलोडेड टू दैट कैन बी वन ऑफ द वे टू अचीव दिस। ये मैंने जो बताया आपको कि मैंडेटरी क्राइम सीन विजिट करने का जो 7 साल या उससे ऊपर के अपराधों में जो प्रावधान किया गया, हालांकि 5 वर्ष का समय दिया गया है राज्यों को, लेकिन कई राज्यों ने आगे बढ़कर अभी से इसको लागू किया है। इसमें 2-3 चुनौतियां क्या हैं। पहली चुनौती है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की। इतने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आएंगे कहाँ से, क्योंकि जैसे अगर आप पढ़े तो मैंने लिखा है कि कुल मिला के अगर बीएनएस को अगर आप देखें तो उसमें ही 160 से ऊपर अपराध हैं जो 7 साल या उससे ऊपर के सजा वाले हैं। तो 160 अपराध तो यही हो गए आपके बीएनएस के। और उसमें सबसे बड़ा अपराध कौन सा है? मोटर व्हीकल थेफ्ट, वाहन चोरी जो है, या वाहन से चोरी। अब दोनों अपराध है, दोनों में सजा कितनी है? 7 साल। तो वो भी मैंडेटरी हो गया आपके लिए फॉरेंसिक विजिट कराना। तो लेकिन इतने अपराध के लिए क्या हमारे पास उपयुक्त मात्रा में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं? तो उसका एक जरिया बनाया गया है 329(4)G जो मैंने लिखा है उसमें, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट कैन नोटिफाई एक्सपर्ट्स, साइंटिफिक एक्सपर्ट्स। पहले ये सुविधा किसके पास थी? केवल केंद्र सरकार के पास थी। अब उसको राज्य में लाया गया है, राज्य सरकार को भी ये सुविधा दी गई, आप भी अपने स्तर पे साइंटिफिक एक्सपर्ट्स को नोटिफाई कर सकते हैं। और हर राज्य से यही विनती की जाती है कि आप अपने स्तर पे इसको जितनी जल्दी नोटिफाई करें, उतनी जल्दी उस बैंक ऑफ एक्सपर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं हम, जो कि इस कार्य के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है डेजिग्नेटेड प्लेस का, कहां से विटनेस या कहां से एक्यूज्ड को अपीयर कराना है। एक्सपीरियंस ये हुआ कि पिछले दिनों में किसी राज्य ने पुलिस स्टेशन को भी लिख दिया डेजिग्नेटेड प्लेस। वकीलों ने काफी उस पर रोष जताया कि अब पुलिस अगर एविडेंस कराएगी थाने में बैठ के तो वो कहाँ बोल पाएगा कुछ विटनेस, गवाह तुम कैसे बोलेगा। तो जब ये देखा गया तो पाया गया बिल्कुल ये तो था ही नहीं कहीं भी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? डेजिग्नेटेड प्लेस हो ऐसी होनी चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट हो, किससे? पुलिस से। इसीलिए जो एमएचए का बाद में एक एडवाइजरी भी आया उसमें ये लिखा गया कि डेजिग्नेटेड प्लेस कौन कौन से हो सकती हैं। उसमें ये साफ साफ लिखा गया कि कोई भी ऐसी जगह जो पुलिस प्रेमाइसिस में है, पुलिस के कंट्रोल में है, वो डेजिग्नेटेड प्लेस नहीं होगी। पहली चीज तो ये थी विटनेस के लिए। अब एक्यूज की बात करें तो अब चूंकि जेल से ही उसकी अपीयरेंस और उसका रिकॉर्डिंग हो सकती है स्टेटमेंट की, उसकी प्रेजेंस की, तो उसके लिए अब कोर्ट वाइज डेजिग्नेटेड प्लेस की बात चल रही है। जितनी कोर्ट हो जेल में उतने ही डेजिग्नेटेड प्लेस क्रिएट किया जाए, कियोस्क जिसको हम कहते हैं, उतने ज़्यादा बनाए जाए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है अगर ये राजस्थान के एक जिले में मान ले 20 कोर्ट है और हर उस कोर्ट संबंधित कोई व्यक्ति जेल में बंद है, एक्यूज है, और उसकी अपीयरेंस लगती है, तो कहीं ये ना हो कि मैटर इज बीइंग एडजर्न्ड, किस वजह से? कि उसकी अपीयरेंस नहीं करा पा रहे हैं। क्यों? लाइन बहुत से लोग लगे हुए हैं। तो जो अभी करंट जो डिस्कशन चल रहा है वो यही है कि जिले में कोर्ट वाइज जितनी भी अदालतें हैं उनको देखते हुए डेजिग्नेटेड प्लेस बनाई जाए, सो दैट एडजर्नमेंट्स आर नॉट सॉट ऑन दिस बेसिस कि वो तो लाइन में रह गया और अगला मैटर लग गया। तो ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो अब नए कानून के आने के बाद वो क्लैरिटी आई कि डेजिग्नेटेड प्लेस कौन सी हो सकती है, कहाँ हो सकती है और कितनी होनी चाहिए अगर कोर्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो ये मेड लीपर एक जो सुविधा है, ये पाया गया कि राजस्थान में इसको नहीं लागू किया गया है। राजस्थान में राज्य द्वारा विकसित कोई एक अलग सॉफ्टवेयर है जिस पे काम चल रहा है। लेकिन मेड लीपर मुझे लगता है कि जो मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन संबंधित है, पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट सिस्टम है, ये होना चाहिए। क्योंकि भारतवर्ष में एक तो सबसे अच्छी बात क्या है, इसकी सुविधा क्या है, ये पहले से ही तैयार है, इसको बस केवल आपको अप्लाई करना है अपने राज्य में। तो अगर इसको अप्लाई करते हैं तो यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी और इसमें विशेष कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। और इससे भी क्या होगा, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स जो डिले है उसकी फर्निशिंग में, उसमें भी कमी आएगी। 2 सेक्शन जो आपके दैनिक जो दिनचर्या है आपकी, उसमें जो एक एडिशन करते हैं बर्डन को, एक तो है 107 और एक 497(2). 107 एक नया प्रावधान है। अभी तक जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जो किसी व्यक्ति ने किसी आपराधिक कृत्य को करके कोई पैसा संपत्ति का अर्जन किया है, उसको प्रोसीड ऑफ क्राइम माना गया है। वो केवल पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसमें ही प्राय देखा गया है और किसी अपराध में जनरली नहीं होता था, यूएपीए वगैरह में।
कहीं कहीं था, लेकिन अब नए कानून में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धारा 107 जोड़कर अब न केवल आपकी ड्यूटी है कि उस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करें, बल्कि साथ ही साथ उस क्राइम से कोई भी अगर अर्जन किया गया है उस व्यक्ति द्वारा, किसी भी तरह की संपत्ति को या तो ऑब्टेन किया गया है, डेराइव किया गया है, उस संपत्ति की भी आपको फोर्फीचर अटैचमेंट कराने की जिम्मेदारी दी गई है नए कानून में। ये एक एडिशनल बर्डन है आपके ऊपर, आपकी ड्यूटी में एक चीज और जोड़ता है नया कानून, कि न केवल अब उसकी इन्वेस्टिगेशन, बल्कि ऐसे किसी भी संपत्ति से संबंधित जो भी ये बदलाव किए गए हैं कि उसको आप देखें क्या क्या संबंध ऐसी किसी संपत्ति का अर्जन किया गया उस व्यक्ति द्वारा जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी से डेराइव या ऑब्टेन की गई है, तो उसको 107 में आप प्रोसेस में ले आए। 497(2) नए कानून में जोड़ के अब एक सुविधा क्या दी गई है कि अब इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे ही केस प्रॉपर्टी का डिस्पोजल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो प्रॉपर्टी की एक डिस्क्रिप्शन तैयार करेगा मैजिस्ट्रेट, जो खुद तैयार करेगा, और आप उसकी एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कराएंगे प्रॉपर्टी की, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर भी चाहे तो उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि अब कानून कहता है कि जो डिस्क्रिप्शन है और जो फोटोग्राफ और ऑडियो वीडियो उसके मीन से इसको स्टोर किया गया है, इट इज अ गुड इनफ एविडेंस टू बी प्रोड्यूस इन द कोर्ट इन ल्यू ऑफ दैट एक्चुअल और फिजिकल प्रॉपर्टी। सर्टिफिकेट की जो मैंने बात कही आपसे, उस सर्टिफिकेट में मुख्य रूप से क्या है दिक्कत, मैं बताऊं आपको। एक सर्टिफिकेट जोड़ा गया कानून में, जो 65B था, अब वो 64C हो गया है। उस सर्टिफिकेट के दो भाग हैं। पहला भाग ये कहता है कि सर्टिफिकेट साइन कौन करेगा, तो जिसके पोजीशन में वो डिवाइस है, ये कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, ये मेरे पोजीशन में है, पुलिस आती है इसको सीज करने के लिए, तो ये मेरा दायित्व है कि पहला सर्टिफिकेट का पार्ट मैं साइन करूंगा कि हाँ मेरे पोजीशन से ये ली जा रही है। उसमें दो दिक्कतें हैं। पहली क्या दिक्कत है, हैश वैल्यू की। अब आप इसमें पूछो कितने लोग को हैश वैल्यू निकालने आता है, तो ऑब्वियस है कि हमें नहीं आता, क्योंकि हमारा रोजमर्रा काम है ही नहीं हैश वैल्यू निकालना जानना। और उसमें ये दिया गया है कि हैश वैल्यू निकालने का काम उसी व्यक्ति का है जिसके पोजीशन में वो कंप्यूटर है, और वो साइन करेगा कि हैश वैल्यू ये है, मैंने साइन किया। दूसरा जो ज्यादा गंभीर इसमें एक गंभीर चुनौती है, वो क्या है, एक्सपर्ट के द्वारा उस सर्टिफिकेट को साइन करना। और ये एक्सपर्ट वो नहीं जहां आप भेजेंगे उसको एग्जामिन करने के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब में, नहीं, ये एक्सपर्ट दूसरा एक्सपर्ट है। तो ये जो एक्सपर्ट है, इसको भी क्या क्राइम सीन पे उसको साइन करना है जहां पे वो आप उसको सीज कर रहे हैं, उसको आप सील कर रहे हैं, या उसके बाद हो सकता है। तो ये कंफ्यूजन 63(4)C के सर्टिफिकेट से निकल के आती है कि, और दोनों साइमल्टेनियस है, सर्टिफिकेट टू बी साइंड पार्ट ए बाय द पर्सन इन पोजीशन, पार्ट बी बाय द एक्सपर्ट। ये एक जो इसमें दिक्कत आ रही है कि क्या एक्सपर्ट्स को भी फिर क्राइम सीन में जाना मैंडेटरी है, क्योंकि आजकल कोई भी ऐसा क्राइम नहीं जिसमें कि डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल न किया जाए। फाइनली जो मैं बात करना चाहूंगा ये है कि डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, जो अभियोजन अधिकारी संबंधित जो नया एक डायरेक्टरेट क्रिएट किया गया राज्य के साथ साथ जिलों में, प्राय यह देखा गया है कि उस डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है अभियोजन से संबंधित जो ये एक डायरेक्टरेट है, उसमें वही ऑफिसर्स नियुक्त किए जा रहे हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर, जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स भी हैं। कानून का मसला यह है कि कानून में दोनों को अलग किया गया है। प्रोसिक्यूटर अभियोजन अधिकारी जो कोर्ट में जाके जिरह कर रहा है, वो यहां पर नहीं होगा। दोनों में अंतर है, आप समझिए। तो ये एक चीज और भी है जो राज्य में देखना जरूरी है, राजस्थान में भी, कि इस तरह का अगर ओवरलैप है तो उसको खत्म किया जाए, उनको पृथक किया जाए, सेपरेट किया जाए, और दोनों को अलग किया जाए। मेरे ख्याल से ये भी एक कोइंसिडेंस है कि चिट के आते ही पीपीटी भी समाप्त होती है। और इसी के लिए मैं फिर पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा राजस्थान पुलिस को, डीजी सर को, और सभी गणमान्य व्यक्तियों को जो इस सभागार में उपस्थित हैं, कि आपने मुझे ये मौका दिया और मुझे सुना। आपकी अगर कोई क्वेरी है, कोई आपका अगर ओपिनियन है, ऑब्जर्वेशन है, तो मुझे लगता है कि कभी भी सेशन के बीच में या बाद में आई विल टेक दैट अप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। नए आपराधिक कानूनों की बारीकियां और जटिलताएं समझाने के लिए, यह बताने के लिए ये किस प्रकार से अधिक अकाउंटेबल है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को सुदृढ़ करता है, विक्टिम सेंट्रिक है, नई तकनीकों को समाहित कर रहा है, साथ ही किस प्रकार नए अपराध विशेषकर संगठित अपराध अपराधियों के विरुद्ध अधिक कारगर सिद्ध होगा। आशा है नहीं वन विश्वास है कि आज का सेमिनार और व्याख्यान हमारे सभी अधिकारियों और प्रशिक्षणार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। चेयर और प्रोफेसर साहब की अनुमति से 5 मिनट प्रश्न ले लेते हैं, कोई क्वेरीज या क्वेश्चंस हो।
कहीं जो इसका इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है, आपको नहीं लगता कि कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन में भी है कि nobody can be forced to give evidence against itself, and if recorded in a proper manner, it's a very potent evidence. It could be choreographed also, it could be stage managed also. तो कहीं ना कहीं ये conflict में आता है. ये this is my personal observation. And the process is very lengthy. Practical challenges बहुत हैं. आपने rightly कहा कि chance recovery के केस में कहाँ से वो शुरू होगा और कहाँ अंत करना. तो this is one thing which I think जब आप deliberations issue पे इसको address करने की जरूरत है. Second, जो preliminary inquiry का जो provision है, that applies to 3 years to 7 years का जो provision है. अब आपने 5 years तक का उसको define किया. ललिता कुमारी के केस में it was to ascertain whether it's a cognizable offense or not. यहां लॉ कह रहा है कि in cognizable offense punishable from 3 to 7 years. To ascertain whether a prima facie case is made or not. This is a very wide canvas. Case is made out or not. ये एक तरीके से आप एक तरफ तो विक्टिम को रिलीफ देने की बात कर रहे हैं कि उसका रजिस्ट्रेशन हो, दूसरी तरफ आपने पूरा पिटारा खोल के छोड़ दिया. मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आर पनिशेबल अप टू 3 to 7 years. तो अब ये इसके क्या क्राइटेरिया होंगे, केस इज मेड आउट और नॉट, ये कहीं डिफाइन नहीं है. दिस इज सोलली ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑफिसर कंडक्टिंग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी. तीसरा इशू जो है सर, कहीं ना कहीं जो जिस चीज को हम एज यूएसपी क्लेम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर और इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रायल, आर वी रियली रेडी फॉर इट? आपका आज के डेट में जितना रिलेक्टेंस अभी भी ई चार्जशीट्स को लेने के ऊपर है, पूरे प्रोसेस को लेने के ऊपर है, कोर्ट्स, वी आर नॉट रेडी. तो कहीं ना कहीं आपके सजेशंस में कोई टास्क फोर्स हो, जुडिशियल टास्क फोर्स हो, जो इसका भी एक टाइम बाउंड इंप्लीमेंटेशन कराए. क्योंकि अगर आपने ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आज के डेट में नहीं करके मजिस्ट्रेट को नहीं भेजी, he will immediately issue you a show cause notice. But why the courts are not accepting the electronic charge sheet, the digital charge sheet, why it's not being processed in a digital form? इसकी कहीं कोई अभी accountability या timeline, even timeline is not fixed. So this is also one thing which is a challenge in my viewpoint. So these are my 3 observations. तो तीसरे से शुरुआत करते हैं, फिर पहले पे जाएंगे. तीसरा जो आपने कहा कि क्या जुडिशरी के लिए कोई ऐसा गाइडलाइन या डायरेक्शन है कि नहीं है, मैं बताना चाहूँगा, अवगत कराना चाहूँगा सभी लोगों को कि इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो लगातार मीटिंग हुई है, उसमें हाई कोर्ट तक कोई निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ तक प्रश्न है कोर्ट्स का, चाहे वो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट हो या सेशंस कोर्ट हो, उनको इस चीज़ के लिए तैयार किया जाए कि जो भी कानूनी बदलाव आए हैं उनको वो लागू करें. अब उनसे बचना तो उनके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसलिए भी क्योंकि कानून में अब उनको उन धाराओं में बांधा गया है. पहले वो कह सकते थे कि हमें इनहेरेंट पावर ही नहीं उस तरफ जाने की, तो हम नहीं ले सकते हैं. जो आप बात कर रहे हैं कि रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट की, पहले, अब वो नहीं है, क्योंकि कानून ही खुद कह रहा है कि डिजिटल चार्जशीट आपके पास आएगी और मैजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑन दैट चार्जशीट. तो कोई अगर मैजिस्ट्रेट मना करता है तो इस पर तो स्टेट कैन गो अगेंस्ट दैट ऑर्डर कि भाई आप क्यों मना कर रहे हैं. पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि जहाँ तक कोर्ट का फ्रंट है, उसको भी सरकार वेल टेकअप कर रही है, सुप्रीम कोर्ट से इस पे चर्चा करके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से. साथ ही साथ जो नेशनल जुडिशियल एकेडमी है भोपाल में, जिसका दायित्व है कि सारी एकेडमीज को ट्रेन करने का और उनके जजेस को ट्रेन करने का, उसको भी एक दायित्व दिया गया है कमेटी के माध्यम से कि आप इनमें जुड़ी हुई जो एसओपीज उनको बनाएं और जुडिशियल ऑफिसर्स तक इसको साझा करें कि किस तरह से इसको लागू करें. दूसरा प्रश्न जो आपका है प्रारंभिक जांच संबंधित, वो जो आपकी कंसर्न है, मेरे भी वही कंसर्न है. ये मैं फिर से करेक्ट करना चाहूँगा कि वो 7 साल नहीं है. उसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या है, 3 years और मोर, बट लेस देन 7 years. एंड लेस देन 7 years डज नॉट इंक्लूड 7 years. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारी रोज़मर्रा की उसमें ज़िंदगी में, क्योंकि कई जगह मैंने सुना कि 7 साल तक के अपराध में प्रारंभिक जांच करने का मसौदा बनाया गया. नहीं, ऐसा नहीं. 3 साल या उससे अधिक, 7 साल से कम और 6 साल कोई अपराध है नहीं भारतीय न्याय संहिता में. तो मैं 3 से 5 इसीलिए उसको हर बार कहता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा सुविधाजनक है समझने के लिए. अब उसमें जो आपने बात की, बिल्कुल बात वही है. उसकी शुरुआत ही होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस से, प्राइमा फेसी केस की बात करता है.
तो कहीं ना कहीं अगर मैं उसको समझूं, एक ही तरीका है उसकी आर्बिट्रेरीनेस को कम करने का, वो है सीनियर पुलिस ऑफिसर डीवाईएसपी रैंक को रखने से, कि उसके संज्ञान में होने के बाद अगर कोई काम हो रहा है तो ये एक चेक है, जो पहले केवल एसएचओ के लेवल पर कर सकते थे, आईयू के लेवल पर कर सकते थे, अब कोई आपके ऊपर है जिसकी परमिशन लेना है। हालांकि वो इंस्टीट्यूशनल चेक है, एक्सटर्नल चेक नहीं है, बट ये चेक इतना माना गया है कि ये हर अब अपराध में प्रारंभिक जांच न की जाए। वो सही बात है कि ललिता कुमारी में उसको केवल इस बात से जोड़ा गया था कि वो कॉग्निजिबिलिटी से संबंधित है कि नहीं। अब पहला जो प्रश्न है जिसको आपने कहा कि कहाँ तक 105 का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के जो मूलभूत अधिकार हैं पार्ट 3 के, उनसे उसका क्या इंटरफेस है, तो मैं इस पे तो काउंटर आर्गुमेंट ये देता हूँ कि कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है वो आपके, क्योंकि पहले जो ट्रैप के केसेस प्लांट करने का एविडेंस का जो सारा वो होता था, अब उससे खत्म होगा। कभी ये बात सही है, कब खत्म होगा? जब वो पूरी प्रोसेस रिकॉर्ड की जाएगी। कई बार ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि नो लॉ इज, मैं कहूंगा, फ्री फ्रॉम एब्यूज। लॉ एक चीज है, इंप्लीमेंट करने वाले हम और आप लोग जैसे लोग हैं, तो हम जिस एथिक्स के साथ काम करेंगे लॉ भी उसी तरह काम करेगा। चाहे वो 1860 का आईपीसी हो, 2023 का बीएनएस हो, या आने वाले समय में कोई और लॉ हो, हर लॉ में कुछ कमियां रहेंगी उनको, लेकिन उन कमियों को कम करने का दायित्व हमारा ही है। तो आपने जो बात कही सही कही, लेकिन मैं तो मानता हूं कि अब चूंकि उसको रखा किस उद्देश्य से है कि ऐसे केसेस में जहां पे मोस्टली ये कहा जाता है कि ये प्लांट किया गया एविडेंस, उसको खत्म करने के लिए ये नया प्रावधान लाया गया है। ये कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि बाकी जो निजता का अधिकार है उसका हनन करता है, या बाकी और जो अधिकार है उसका हनन करता है। तो मेरा ये पहले प्रश्न का उत्तर रहेगा कि कहीं ना कहीं ये उसको और सुदृढ़ बनाता है, न कि उसका हनन करता है। बताया था कि उसमें जो है प्रोसिक्यूशन अफसर है, पहले वही लगते थे, तो उनका प्रमोशन चैनल था। प्रोसिक्यूशन अफसर कभी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो अफसर नहीं लगता था, वो असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर रैंक का अधिकारी प्रमोट हो जाता था, वही लगता था। और वो चैनल एक भी उनमें सेपरेशन नहीं था कैसे कि अगर प्रोसिक्यूशन अफसर कोर्ट में पैरवी करता था, असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन में पैरवी करता था, उसमें अपील नो अपील का डिसीजन, प्लस उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे वो कर रहा है, पैरवी में उसको हेल्प चाहिए कोई दूसरी, वो सब डिसाइड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। अब नए वाले में ये कर दिया कि एसीजीएम का किया है, जो कि आप जैसे कह रहे हैं उस हिसाब से इसका आकलन किया गया, जिसमें प्रैक्टिकल जो पोस्टेड ऑफिसर थे उनकी एडवाइस नहीं ली गई। इसमें अगर इसको देसी भाषा में कहूँ तो एक किताबी ज्ञान वाले लोगों ने उसको इंटरप्रेट कर लिया, जबकि उस पोस्ट का पृथककरण का कोई नहीं था, वो अभियोजन का ही पार्ट था। डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जो डायरेक्टरेट है वो अभियोजन का ही पार्ट है। अब जो एक अभियोजन सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है, पुलिस की पैरवी कर रहा है, वो क्या होगा कि एसीजीएम का विरोधी हो गया। कोर्ट तो अपने हिसाब से देखता है, वहां वो पैरवी करता है, और जिसके रोज वो विरोध दर्ज कर रहा है, आमने सामने हो रहा है, चैलेंज कर रहा है उसकी सोच को कि ये होगा, ये जस्टिफाई करेगा चीजों, उन्हीं में से एक अधिकारी को अगर उसके सुपीरियर ऑफिसर के रूप में बैठा दिया जाएगा, तो अपील नो अपील वाले टाइम में वो कितना उसके कॉन्फ्लिक्ट में आएगा, उनके जो है कंफ्लिक्ट हो जाएगा मामला। तो ये पेचीदगी कैसे निस्तारित की जाएगी? क्या दो अलग अलग संस्थाएं, जो उसके अपोनेंट है, जो अपना मानता ही नहीं है, वो ये कहता है प्रोसिक्यूटर तो सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है, जुडिशरी का ही माना, जुडिशरी कभी प्रोसिक्यूटर को अपना नहीं मानती, और जुडिशरी से ही उसका बॉस बैठा दिया जाएगा, तो उसको कैसे फ्री हैंडली काम कर पाएगा? वो मेरा ये आई थिंक आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिसमें सेशन जज को बनाने का प्रावधान किया गया है। नहीं, सेशन डायरेक्टर ऑलरेडी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन है। हाँ, वहाँ पे जो आप कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट है वो सेपरेट करना जरूर, वहाँ पे सीजीएम के अधिकारी को बैठाने की बात है। नहीं, वो तो सीजीएम की जगह, वो तो मेरे ख्याल से जो प्रावधान नया भी है उसमें भी सेशन जज रैंक के अधिकारी को बैठाने की बात है। उसमें एसीजीएम को तो नहीं बैठा सकते। उसमें लिखा है कि हु इज और हैज बीन अ सेशन जज, ये लिखा हुआ है, या ऐसा कोई व्यक्ति जो 15 साल की जिसकी प्रैक्टिस हुई हो, उसको भी डायरेक्टर डिप्टी बना सकते हैं। ये स्टेट लेवल का है? नहीं, आप जो बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट का है। अब देखें सेक्शन 20 पढ़ें, हम देखेंगे विभाग से, आप विभाग से हैं तो मैं नहीं काउंटर करूंगा, लेकिन मेरा जो ज्ञान है, मुझे जो याद आ रहा है, वो डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर पोस्ट को छोड़े तो ऑलरेडी है, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज लगते हैं डायरेक्टर जी स्टेट लेवल पे, एक्स ऑफिसर। बात आपकी सही है, लेकिन आप चूंकि विभाग से, तो मेरा कंसर्न उससे थोड़ा ज्यादा है। वो ये है कि विभागीय जो एक पदोन्नति होनी चाहिए,
उसमें ये थोड़ा सा एक पेंच ये आ गया कि जो वहां बैठा है वो आपके विभाग का नहीं। मेरा तो ये आपके साथ एक मत ये होना चाहिए मेरा कि कौन बैठेगा ऊपर, तो विभागीय व्यक्ति को बैठना चाहिए, लेकिन अब कौन बैठ सकता है तो सेशन जज बैठ सकता है। इसमें मैं बोलना चाहूंगा। दूसरा पॉइंट मुझे लगता है कि आप मुझसे ज्यादा उस पर ज्ञान रखते हैं, प्रैक्टिकल ज्ञान रखते हैं, तो आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन मेरे हिसाब से वो डिस्ट्रिक्ट में भी आया है। मैंने कहा ये चैलेंज रहेगा इसमें आगे जाकर। थैंक यू सो मच सर। समय अभाव है, वरना अक्सर एनसीएल पे जो प्रश्नोत्तरी है वो मेन व्याख्यान से ज़्यादा लंबी हो जाती है, वो किसी और समय सर। हमारे मध्य महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो श्री रवि प्रकाश मेहरा सर हैं। मैं एडी साहब ट्रेनिंग से अनुरोध करूंगा उनका पुष्प भेज अभिनंदन करने के लिए। थैंक यू सर। अब सादर अनुरोध रहेगा महानिदेशक पुलिस साहू सर से हमारे अतिथि व्याख्याता को प्रतीकात्मक मेमेंटो भेंट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। महानिरीक्षक पुलिस अपराध शाखा श्री सत्येंद्र सिंह सर से अनुरोध है फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करने के लिए। आज की इस सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में पधारे डॉक्टर नीरज तिवारी साहब, परमादरणीय डीजीपी राजस्थान श्री उत्कल रंजन साहू साहब, डीजी एसीबी एवं मंच पर उपस्थित रवि प्रकाश मेहरा जी, अनिल पल्लीवाल साहब, हेमंत प्रियदर्शी साहब, संजय अग्रवाल साहब, इस सेमिनार को सुनने के लिए पधारे समस्त सीनियर ऑफिसर्स और सेवानिवृत्त सीनियर ऑफिसर्स, मेरे साथी अधिकारीगण, इस प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षणार्थी, मीडिया से पधारे हुए समस्त मीडिया कर्मी, मैं इस सेमिनार कमेटी की तरफ से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकालकर नवीन आपराधिक विधियों के संबंध में जो इस सेमिनार आयोजित की गई है उसको सुना। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुलिस के अनुसंधान अधिकारियों और पर्यवेक्षणीय अधिकारियों के लिए ये जानकारी अति महत्वपूर्ण थी और डॉक्टर नीरज तिवारी साहब ने बड़े ही शॉर्ट नोटिस पर हमारा ये आतिथ्य स्वीकार किया। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभारी हैं। मैं सेमिनार कमेटी की तरफ से आप सभी का इस अवसर पर पधारने पर आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। अब हम छोटा ब्रेक चाय के लिए लेंगे। अधिकारीगण से अनुरोध है मेरे लेफ्ट बाएं तरफ पधारने का। सभी प्रतिभागीगण दाहिनी तरफ से आएँ। हम लोग 12:15 बजे पुनः यहाँ एकत्र होंगे।